नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। मित्रों, आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तथा जेनेटिक्स संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। तो आइए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स देखिए मित्रों, होता क्या है, यदि जेनेटिक्स से संबंधित 10 प्रश्न पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें से 4 अथवा 5 प्रश्न इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही पूछा जाता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए की खोज हुई, किसने डीएनए का खोज किया, किसे जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। इन सब चीज़ों से लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं यदि 10 सवाल पूछा जाता है जेनेटिक्स से। तो सबसे पहले जेनेटिक्स कहते किसको हैं, हम लोग देखते हैं मित्रों कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो वंशानुगत आनुवांशिक गुण होते हैं, जो कि गुण आप लेकर पैदा होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। फ्रॉम द पेरेंट टू देयर चाइल्ड जो भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। डब्ल्यू वॉटसन सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे खोजकर्ता थे जिन्होंने इस जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले उपयोग किया था 1905 में। नेक्स्ट, जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो मटर के पौधे होते हैं उनके ऊपर इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संबंधित एक्सपेरिमेंट किए थे। कहने का मतलब है कि अलग अलग गार्डन पे, मतलब मटर के दानों के पौधों को इन्होंने लिया, जिसका इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया और उससे इनको तरह तरह के रिजल्ट्स प्राप्त हुए एंड उसी रिजल्ट्स के आधार पे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है। दूसरा, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का मॉडल बनाया था। उन्होंने ये बताया कि डीएनए किस तरीके का होता है, इन्होंने इस बात को डिस्कवरी की थी। और उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स कहने का मित्रों यह तात्पर्य है कि यदि एक हेलिक्स ये है और दूसरा हेलिक्स इस तरीके से लगा हुआ है और इसके बीच में इसके बेस पेयर्स होते हैं जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करते हैं। ये बेस पेयर्स हो गए। तो ये बात बताने वाले वॉटसन एंड क्रिक डीएनए से संबंधित है। ह्यूगो डी वेरिश, इन्होंने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। म्यूटेशन क्या होता है, जब किसी डीएनए में, जब किसी के जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल शब्द अच्छा है, जेनेटिक मटेरियल में जब हम किसी के बेस पेयर्स में कुछ भी चेंजेज आ जाते हैं तो उससे म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन इस एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि डिफॉर्मेशन और चेंजेज यदि कुछ भी आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाए या फिर चेंज आ जाए किसी डीएनए के बेस पेयर्स में, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। शिप डॉली सबसे पहले एक ऐसा शिप है जो कि सिंगल सेल से प्रोड्यूस किया गया था, जिसे एस बेंजर ने मॉडर्न डिफिनेशन दिया व्हाट इज जीन्स के बारे में। वैसे इन तीनों में से 1, 2 एंड 3 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये 4 वैज्ञानिकों के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, डब्ल्यू वॉटसन, जॉन मेंडल, वॉटसन एंड क्रिक, ह्यूगो वेरिश। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के बारे में पता लगाया जा सकता है। मतलब एक चाइल्ड है, यह चाइल्ड को क्लेम करने वाले मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं, P1 एंड P2। मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं, पहला कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा कह रहा है कि मेरा बच्चा है। तो इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और इस डीएनए को P1 और P2 दोनों से मिलान कराया जाएगा कि किसका ये बच्चा है। तो इस डीएनए परीक्षण से इस पता चल जाएगा कि ये P1 का बच्चा है, चाइल्ड है, या फिर P2 का चाइल्ड है। दिस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैसाई एक प्रोटीन है जिसका उपयोग करते हैं एज ए सीजर्स, कैंची के रूप में, ताकि हम किसी जीन को बदल सकें। जैसे कोई यदि जीन्स है, यदि जीन्स में हम परिवर्तन चाहते हैं अपने अनुसार, यदि उसकी डिजाइन करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरीके का हो, जिसकी लाल आंखें हो,
मूछें तगड़ी तगड़ी हों, पैर हाथ मोटे मोटे हों, इस तरीके का यदि आप कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो कैस आई प्रोटीन की मदद से आप कर सकते हैं, जिसे सीजर्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जिससे जीन्स में एडिटिंग की जा सकती है और अपने अनुसार जैसा कि आप चाहें वैसा बच्चे को पाया जा सकता है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट मित्रों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये जीन, क्रोमोसोम्स, डीएनए ये सब होते कहाँ हैं? तो इसके पहले हमने मित्रों न्यूक्लियस के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देखे थे और उसमें यह देखा था कि न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम भी कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ अ सेल। इसलिए जो न्यूक्लियस है, मान लिया जाए यह कोई सेल है पहले स्थान पर, तो इसके यदि हम न्यूक्लियस को जूम आउट करेंगे और इसमें देखेंगे तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए ये जो है क्रोमोसोम्स है, और यदि ह्यूमन बीइंग है तो इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अब इस क्रोमोसोम को हम जूम आउट करेंगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमारा क्रोमोसोम का, और ये क्रोमोसोम में यही डबल हेलिक्स इस तरीके की संरचना पाई जाती है, डबल हेलिक्स टाइप की। यदि इसी क्रोमोसोम के किसी भी एक छोटे से पार्ट को पकड़कर हम यदि खींचेंगे और उसे एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए की किसी एक सेगमेंट को, किसी एक भाग को यदि हम लेते हैं तो उसे हम जीन कहते हैं। जीन इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हम समझ सकते हैं मित्रों, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, उस न्यूक्लियस को यदि हम लोग जूम आउट करते हैं तो उसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और क्रोमोसोम्स के किसी भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को यदि हम पकड़ कर खींचते हैं या फिर उसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें डीएनए मिलता है, और इसी डीएनए के एक सेगमेंट को, एक भाग को हम जीन कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जो इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रस्सी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि केवल उसी समय दिखाई देता है जब सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रहा हो। ओनली विजिबल, यदि ये पूछेगा प्रश्न ये कब दिखाई देते हैं, तो ये केवल और केवल सेल डिवीजन के दौरान ही हमें दिखाई देते हैं। एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटाइड से मिलकर बना होता है, जैसे हम इसको देख रहे हैं, ये एक क्रोमेटाइड है ये वाला भाग, और ये दूसरा है। तो ये दोनों से मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है, और ये इस एक बिंदु पर चिपके हुए रहते हैं जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसी क्रोमोसोम में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, मतलब आपको जो भी अपने पेरेंट्स से जो भी गुण मिलते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड में जो भी कैरेक्टरिस्टिक पास होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्रोमोसोम में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के रूप में ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है, जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। जब क्रोमोसोम की किसी भी एक थ्रेड को हम एक्सपेंड करेंगे तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसमें यही जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। इसी के पास ये जानकारी होती है कि किस तरीके से शरीर का विकास करना है, उसके बॉडी फंक्शंस कैसे होंगे, उसका ग्रोथ कैसा होगा, एंड वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ये सारी जानकारी एक डीएनए के अंदर मौजूद होती है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, केवल ह्यूमन बीइंग की ही नहीं बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसके डीएनए में ही ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी के लिए। हेरिडिटरी कहने का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से चाइल्ड को मिलता है। जीन के बारे में हमने देखा कि ये एक फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का। इट इज जस्ट एंड सेगमेंट ऑफ डीएनए। यदि हम ये क्रोमोसोम मान लें, ये क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमोसोम के एक इस थ्रेड को नीचे से पकड़कर हमने खींचा तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, ये सारा हमारा डीएनए कहा जाता है। और यदि इसी के एक सेगमेंट को, एक छोटे से भाग को हम यदि काट लें तो उसे हम जीन्स कहते हैं। जो जीन्स होता है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इसको कहा जाता है। यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इज द जीन्स।
ये ब्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, जीन जो बना हुआ होता है वो डीएनए से बना हुआ होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके पास अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है जो कि आगे पेरेंट टू चाइल्ड में ट्रांसफर कहा करता है। इसे हम यूनिट ऑफ हेरिडिटरी भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, जब हम इस जीन के अंदर जो इस डंडे नुमा स्ट्रक्चर है तो इसको ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी कहा जा सकता है, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है या फिर आरएनए है, इसको बनाने वाला, मतलब उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें कि डीएनए किस तरीके से कंपोज्ड होता है या फिर आरएनए किस चीज़ से बना होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। इनका जो है ये न्यूक्लियोटाइड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और इसमें नाइट्रोजियस बेस होता है, नाइट्रोजन का, शुगर होता है एंड फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, इन सम वायरसेस, कुछ वायरसों में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल्स होता है जिसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। अब देख लेते हैं डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, इसके पास डबल हेलिक्स होते हैं, इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए केवल इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये बेस पेयर्स होंगे और ये सिंगल हेलिक्स होगा, ये डबल हेलिक्स नहीं होता है। लोकेशन, न्यूक्लियस, डीएनए जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के पास होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, बट आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जा सकता है, न्यूक्लियस में पाया जा सकता है एंड राइबोसोम में भी पाया जा सकता है। बेस पेयर्स, जो हम इसके जो साथ में इस तरीके से डंडे नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम बेस पेयर्स कहते हैं। तो बेस पेयर्स जो बने रहते हैं वो 80, यदि डीएनए है तो 80 जीसी से बना रहता है, एडेनिन एंड थाइमिन, जो 80 का मतलब हो गया एडेनिन एंड थाइमिन, और जीसी का मतलब हो गया गुआनाइन एंड साइटोसिन। ये जो है बहुत कम पूछता है बट आपको याद रखना चाहिए। और ठीक आरएनए भी उसी तरीके से होता है, बट इसमें टी के जगह पर, थाइमिन के जगह पर आपका यूरेसिल होता है, EU। नेक्स्ट, जो इसमें शुगर पाया जाएगा डीएनए में, वो देखिए डीएनए से डीऑक्सीराइबो, तो इसमें डीऑक्सीराइबो, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो होगा शुगर वो डीऑक्सीराइबो टाइप का होगा और आरएनए में राइबोस का। इनका फंक्शन क्या होता है डीएनए का? डीएनए जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और साथ ही साथ चाइल्ड्स में यही इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लेकर जाता है। बट आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोपगेशन, एक डीएनए कैसे बनता है? एक डीएनए दूसरे डीएनए से बनता है। यदि एक डीएनए ये है तो ये एक डीएनए को बना सकता है और ये एक डीएनए आरएनए को भी बना सकता है। डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब स्वतः ही बना लेता है एक दूसरे को, एंड आरएनए इसी डीएनए से बनता है। इसके बारे में यह किस तरीके से बनता है हम आगे देखेंगे। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो हमने ये देखा मित्रों कि आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है ये हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन का निर्माण जो होता है उसमें यह मददगार होता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है mRNA, मैसेंजर आरएनए। हमारा यदि कोई सेल है, इस सेल को किस टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता है, किस टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता है, इस बात का इंफॉर्मेशन देने वाला mRNA होता है, जो मैसेज ले जाने का काम करता है। ये इंस्ट्रक्शंस देखता है कि हमारे बॉडी के सेल को किस टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट है tRNA, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है अब सही प्रोटीन का चुनाव करने के लिए। जैसे mRNA ने ये बता दिया कि हाँ हमारे सेल में इस टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता है, तो ट्रांसफर आरएनए अब क्या काम करेगा कि वो सही प्रोटीन का चुनाव करेगा या फिर सही अमीनो एसिड का चुनाव करेगा और इस तरीके से अपना योगदान पूरा करता है। नेक्स्ट में
आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात याद आ रही होगी, राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था मित्रों, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, जिससे कि ये रफ कहा जाता है। तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसका कि काम होता है प्रोटीन निर्माण का। तो उसी से ये संबंधित है। तो ये जो आरएनए है, ये इसी राइबोसोम का एक पार्ट होता है। तो इसका फंक्शन है ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन की बात यदि हम करेंगे तो ट्रांसलेशन जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तब। तो इस तरीके से हमने देखा टाइप ऑफ आरएनए। पहला जो मैसेंजर आरएनए है वह ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे बॉडी सेल को किस टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर आरएनए, जो यह बताता है कि मतलब जो इस बात का चुनाव करता है, जो चूज करता है करेक्ट प्रोटीन को या फिर एमिनो एसिड को। एंड राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस को पूरा करता है, प्रोटीन बनाता है। तो इस तरीके से हम इसके तीनों टाइप्स को देख लिए और प्रोटीन के निर्माण में इनके योगदान को भी देख लिए। ओके, अब आते हैं डीएनए से। देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है। तो जब एक डीएनए अपने ही डीएनए को बनाता है, एक डीएनए यदि डीएनए को बना रहा है तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट, जब एक डीएनए आरएनए का निर्माण करेगा तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एंड यदि इसका उल्टा हो जाए, यानी कि एक आरएनए डीएनए का निर्माण कर रहा है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, जब आरएनए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, प्रोटीन को बनाता है, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।